पिछली कड़ियों में हम चर्चा कर चुके हैं कि अकबर ने ईस्वी 1572 में गुजरात के लिए अभियान किया। अब तक वह अहमदाबाद, सांबे, खंभात, चंपानेर तथा बड़ौदा आदि नगर, किले एवं बंदरगाह अपने अधीन कर चुका था और इस समय वह बड़ौदा में डेरा डाले हुए था। जब इस इलाके पर पूरी तरह अधिकार कर लिया गया तब अकबर बड़ौदा से सूरत के लिए चल दिया। अबुल फजल ने लिखा है कि 11 जनवरी 1573 को अकबर ने सूरत से 1 कोस की दूरी पर अपना शिविर लगाया। शाही सेना को आया देखकर बागियों की सेना सूरत के किले में सिमट गई। अकबर की सेना ने अपने दूत सूरत के बागी किलेदार हमजाबान के पास भेजे तथा उससे कहा कि वह बगावत का मार्ग छोड़ दे और शहंशाह के समक्ष समर्पण कर दे। हमजाबान ने शहंशाह के दूतों की बात मानने से मना कर दिया तथा शहंशाह की शान में गुस्ताखी करते हुए कुछ कटु शब्दों का प्रयोग किया। इस पर अकबर ने सूरत के किले पर गोलाबारी करने के आदेश दिए। अबुल फजल ने लिखा है कि बादशाह का शिविर दुर्ग के इतने निकट था कि दुर्ग से छोड़े गए तोपों के गोले और मंजानिक के गोले अकबर के शिविर पर गिरा करते थे। अबुल फजल ने लिखा है कि अपने सेवकों के कहने पर अकबर अपना शिविर छोड़कर पास के जंगल में चला गया, किंतु यहाँ भी शिविर की सीमा में गोले एवं पत्थर गिरा करते थे। अकबर की सेना भी 2 महीने तक सूरत के किले पर गोलाबारी करती रही। मुल्ला बदायूनी ने लिखा है कि इस किले पर इतनी गोलाबारी की गई कि किले के भीतर से कोई सैनिक मुंह बाहर नहीं निकाल सकता था, जबकि अबुल फजल ने लिखा है कि कुछ लोग बार बार किले से बाहर निकलकर अकबर के तोप मंचों पर आक्रमण करते थे। अबुल फजल ने लिखा है कि सैफ खां नामक एक मुगल अधिकारी बार बार दुर्ग के गोलों की सीमा में जाकर लड़ाई करता था, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। इस पर किसी दूसरे मुगल अधिकारी ने सैफ खां से पूछा कि शहंशाह तुमसे प्रसन्न नहीं है, फिर भी तुम बार बार किले के निकट जाकर अपने प्राण खतरे में क्यों डालते हो? इस पर सैफ खां ने जवाब दिया कि सरनाल की लड़ाई के समय मैं मार्ग भटक कर दूर चले जाने के कारण युद्ध में भाग नहीं ले सका था। इस कारण मुझे अपना जीवन भार स्वरूप दिखाई देता है। यही कारण है कि अब मैं बादशाह की सेवा करके उस बोझ से मुक्त होना चाहता हूं। जिस समय अकबर सूरत के घेरे में उलझा हुआ था, उस समय कुछ मिर्जाओं ने पाटन में तथा कुछ मिर्जाओं ने कालपी में उत्पात मचाना आरंभ कर दिया। इसलिए अकबर के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह सूरत के घेरे के साथ साथ इधर उधर उत्पात मचा रहे मिर्जाओं का भी दमन करे। इसलिए अकबर ने खानखाना मुनीम खां को कालपी की तरफ मिर्जाओं की बगावत रोकने के आदेश दिए तथा मालवा आदि क्षेत्रों से कुछ सेनाएं अपने पास बुलवा लीं तथा उन्हें खाने आजम के नेतृत्व में बागी मिर्जाओं का दमन करने का काम सौंपा। खाने आजम अकबर का धाय भाई था। उसका असली नाम अजीज कोका था। अकबर ने उसे खाने आजम की उपाधि दी थी और कुछ समय पहले ही गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया था। इस समय तक बागी मिर्जाओं एवं गुजराती अफगान अमीरों ने भी काफी सेना एकत्रित कर ली थी। इसलिए पाटन में बागी मिर्जाओं एवं अफगानों ने अकबर की सेनाओं को घेर लिया। खाने आजम एक पहाड़ी पर चढ़कर इस लड़ाई को देखने लगा। दोनों पक्षों में भीषण लड़ाई हुई, जिसमें दोनों ओर के पक्षों को भारी नुकसान हुआ। अकबर का सेनापति मीर फखरुद्दीन खां भी मरते मरते बचा, किंतु अंत में उसकी सेना विजयी हो गई। जब मिर्जा लोग परास्त होकर भागने लगे तो शाह खुदा खां ने खाने आजम से कहा कि यह उन पर आक्रमण करने का समय है। खाने आजम ने अपने साथ खड़े मुगल अधिकारियों को आदेश दिया कि वे भागते हुए मिर्जाओं एवं अफगान अमीरों का पीछा करें,
किंतु कोई भी मुगल अधिकारी अपने स्थान से नहीं हिला। इस पर खाने आजम अजीज कोका ने स्वयं अपने घोड़े को एड़ लगाई, किंतु मिर्जा यार खां ने खाने आजम के घोड़े की लगाम पकड़ ली और उसे रोकते हुए कहा कि जब कोई भी मुगल अमीर मिर्जाओं के पीछे जाने को तैयार नहीं है, तब आप अकेले ही अपने प्राण संकट में कैसे डाल सकते हैं। इस पर धाय भाई खाने आजम भी वहीं रुक गया। वस्तुतः बागी मिर्जा अकबर के ही परिवार के शहजादे थे, इसलिए अकबर के पक्ष के बहुत से लोग नहीं चाहते थे कि मिर्जाओं को जान से मारा जाए। अकबर के पक्ष के अधिकारी बागी मिर्जाओं को केवल परास्त करके भगा देना चाहते थे। चूंकि बागी मिर्जा भाग रहे थे, इसलिए अकबर के पक्ष के मुगल अधिकारी अपने स्थान पर चुपचाप खड़े हो गए। शेर खां फुलादी जूनागढ़ की ओर तथा बागी मिर्जा दक्षिण की ओर भागे। इस लड़ाई के बाद जब अकबर की सेना ने जीत के ढोल बजाए, तो मिर्जाओं के एक हाथी ने मस्त होकर अकबर की सेना पर हमला बोल दिया। जिस तरफ भी ढोल बजते हुए सुनाई देते थे, वह हाथी उसी तरफ जाकर वहां के सैनिकों को खदेड़ने लगा। इस पर ढोल ताशे बंद कर दिए गए और हाथी को पकड़कर अकबर के पास भिजवाया गया। जब अकबर को शेर खां फुलादी तथा मिर्जाओं के भाग जाने की सूचना मिली, तो उसने एक एक सेना दोनों दिशाओं में भिजवाई ताकि विद्रोहियों का भली भांति दमन किया जा सके। जब खाने आजम सूरत के पास आकर बादशाह से मिला, तो बादशाह ने उसके प्रति प्रेम का प्रदर्शन किया। अबुल फजल लिखता है कि जब अकबर 2 महीने की गोलाबारी के बाद भी सूरत के किले पर अधिकार नहीं कर सका, तो अकबर ने किले के चारों ओर सुरंगें खुदवानी आरंभ की तथा साबात बनवाना आरंभ किया ताकि किले को बारूद से उड़ाया जा सके। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी लिखता है कि शहंशाह ने किले में जाने वाली नहर पर बांध बनवाकर किले के भीतर की जल आपूर्ति बंद करवा दी। जब किले के लोग प्यास से मरने लगे, तो किलेदार हमजा बान ने अपने ससुर मौलाना निजामुद्दीन को अकबर के पास यह संदेश देकर भेजा कि यदि किले के लोगों को क्षमादान दिया जाए, तो वे किला शहंशाह को समर्पित करने को तैयार हैं। अकबर ने मौलाना निजामुद्दीन को अभयदान दिया तथा उससे कहा कि हमजा बान सहित किसी को तकलीफ नहीं दी जाएगी। इस पर किले के लोगों ने किले से बाहर आकर अकबर के समक्ष समर्पण कर दिया। हमजा बान भी अकबर के समक्ष उपस्थित हुआ। अकबर ने बहुत से लोगों को रस्सियों से बंधवा दिया तथा हमजा बान की जीभ कटवा दी। यह हमजा बान के साथ विश्वासघात था, क्योंकि अकबर ने उसे अभयदान देने के पश्चात भी उसकी जीभ कटवाई थी। हमजा बान पर यह आरोप लगाया गया कि उसने बादशाह का नौकर होते हुए भी बागियों की तरह किले पर अधिकार रखा और शहंशाह के संदेशवाहकों के समक्ष शहंशाह के लिए बुरे शब्दों का उच्चारण किया। वास्तव में हमजा बान मुगलों का पुराना अमीर था और एक समय अकबर का अंगरक्षक भी रहा था। उसने बड़ी निष्ठा से हुमायूं की सेवा की थी। हुमायूं ने ही हमजा बान को सूरत का दुर्गपति नियुक्त किया था, किंतु जब कामरान की बेटी और अकबर के खानदान के बहुत से मिर्जा लोग सूरत के दुर्ग में पहुंचने लगे, तो हमजा बान का मन अकबर की तरफ से फिर गया और वह अकबर को छोड़कर बागी मिर्जाओं की तरफ हो गया। यही बात अकबर को बुरी लगी थी, इसलिए अकबर ने हमजा बान को वचन देकर भी उसके साथ विश्वासघात किया था। अगली कड़ी में देखिए, शराब के नशे में अपनी जान लेने पर उतारू हो गया अकबर। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।